हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा रिजवान। वेलकम्स यू इन विद्या हट। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो क्लास 10 के लिए है। तो इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस को कवर करेंगे। सोशल साइंस का जो पोर्शन है इकोनॉमिक, उसको देखते हैं। तो आपका जो सेकंड टर्म है उसमें 2 चैप्टर टोटल आने वाले हैं। एक चैप्टर है आपका मनी एंड क्रेडिट और दूसरा जो चैप्टर है ये आज के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट होने वाला है। तो दूसरा जो चैप्टर है वो है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो हमारा एक और चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट जो कंप्लीट हो चुका है और आपको विद्या हट चैनल पे पूरा 1 स्लॉटेड वीडियो मिलेगा, एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर जो अपलोड हो चुका है। और इसके अलावा एक हिस्ट्री का जो एक ही लेसन आने वाला है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके बारे में आप लोग जानेंगे। वो पूरा वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए, आज के चैप्टर में ये जो सेकंड चैप्टर है हमारा, ये 2 ही चैप्टर आने वाले हैं, मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये 2 ही चैप्टर आने वाले हैं। इसी के साथ ही हमारा जो इकोनॉमिक का पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले एक्सरसाइज जो हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें एक स्नैप रिकॉल करना रहता है, मतलब बहुत ही जल्दी हम लोग अपने चैप्टर को कवर कर लें, ये सारी चीज़ें हमारे साथ रहती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वही यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग पहले अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि जैसे एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस आते हैं, अगर हम लोगों को लेसन ही नहीं पता है कि लेसन में है क्या, तो हम लोग क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग इस चैप्टर को एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे कि वर्ड दिया गया है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या होता है? हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण से अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है और जो वर्ल्ड की आर्थिक स्थिति है, यानी कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसको एक करना, एकीकरण करना, सेंट्रलाइज करना, ये चीज़ किसमें आ जाती है? ये आ जाएगी आपकी ग्लोबलाइजेशन में। अब ग्लोबलाइजेशन में ये चीज़ तो आप लोगों ने पढ़ ली है कि सेंट्रलाइज करना, एक करना, यूनिफाइड करना वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक है, जो इंडिया की इकोनॉमिक है, इन दोनों को। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि आज के टाइम पे अगर हम लोग व्यापार दूसरे देश के साथ कर रहे हैं तो क्या पहले ज़माने में व्यापार नहीं होता था? क्या ट्रेड नहीं होता था? तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि अब से 400-500 साल पहले, या अगर हम लोग बात करें और भी पुराने समय में, व्यापार कंटिन्यू होता था। यानी कि व्यापार लगातार होता है। किसी भी देश में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो किसी और देश में सप्लाई किया जाता है, वहाँ का पे जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे देश में मंगवाया जाता है। यानी कि आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, दोनों चीज़ें कंटिन्यू प्राचीन समय से चली आ रही हैं। लेकिन आज के समय पे क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, जिसके थ्रू जो बिजनेस है, या ये कह लें ग्लोबलाइजेशन, ये भी आगे बढ़ता जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन का अगर सेंस निकालेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा कि पूरा ही देश एक गांव के रूप में, यानी कि एक गांव बन गया है। यानी कि जैसे अभी हम लोग आस पास जल्दी चले जाते हैं एक गांव से दूसरे गांव, इसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि हम लोग जो व्यापार करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, वो ईजिली, बहुत ही जल्दी किसी भी देश में हम लोग अपना व्यापार कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखेंगे, जैसे ऑनलाइन अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो आज के टाइम पे आप लोगों को कितनी सारी चीज़ें पसंद होंगी। आप बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स देखते हैं, जैसे अमेजोन देख रहे हैं, फ्लिपकार्ट देख रहे हैं। आपको कोई भी सामान पसंद आ रहा है और आपके आसपास वो अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ऑर्डर दे देंगे, चीज़ पसंद करेंगे, ऑर्डर देंगे, आपके घर पे वो डिलीवर हो जाएगा। यही एक एग्जाम्पल हो गया आपका ग्लोबलाइजेशन का। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, कंज्यूमर का एग्जाम्पल है। यानी कि जैसे कि हम लोग कंज्यूमर है, ग्राहक है, हम लोगों को क्या चीज़ चाहिए, इसी तरीके से जो सेल करते हैं सामान, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उनके लिए भी ग्लोबलाइजेशन, यानी कि आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी स्ट्रांग हो गई है वो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए अपने चैप्टर की तरफ हम लोग चलते हैं। ग्लोबलाइजेशन का एक छोटा सा एग्जांपल क्या देख लेंगे? प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, यानी कि जो भी प्रोडक्शन है वो पूरी कंट्री में भेजना, पूरी अक्रॉस कंट्रीज, यानी कि जितने भी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी में प्रोडक्शन जो भी हो रहा है, जहाँ जहाँ भेजना है उसको सेल कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हम पेप्सी देखते हैं तो विदेश में भी पेप्सी बिकती है, हमारे इंडिया में भी पेप्सी बिक रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक देश से दूसरे देश या कई देशों में एक ही कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेच रही है, लॉन्च कर रही है, सप्लाई कर रही है।
ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है वेज ऑफ कंट्रोलिंग प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज। अब वो कौन से तरीके हैं कि दूसरी कंट्रीज में जो प्रोडक्शन है वो कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे हम लोग कंट्रोलिंग की बात करेंगे, प्रोडक्शन की अदर कंट्रीज में कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है और डिमांड किसी देश में किसी, जैसे अगर चाइना का एग्जांपल लेते हैं, जैसे चाइना के टॉयज वगैरह है, चाइना में टॉयज वगैरह सस्ते बनते हैं, मैन्युफैक्चर बहुत ही कम कीमत में होता है। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि उनके यहाँ के लेबर जो है वो कम उनको पे किया जाता है, या उनके यहाँ की जो मशीन्स हैं वो काफ़ी मतलब कि फास्ट हैं, जल्दी प्रोडक्शन बहुत ही तेज़ी से करती हैं, जो भी रीज़न रहा हो। हमारे इंडिया में क्या होता है कि ये चीज़ें सस्ती मिलती हैं बजाय हमारे इंडियन टॉयज के। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि कंट्रीज में जो प्रोडक्शन होता है, या ये कह लें ग्लोबलाइजेशन में ये जो प्रोडक्शन है ये कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कंट्रोलिंग विद दिया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे बात करेंगे एक्सर्ट इन्फ्लुएंस के बारे में बात करेंगे। जस्ट 1 मिनट। एक्सर्ट इन्फ्लुएंस के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर अपना प्रोडक्ट कहीं पे बेच रहे हैं, कहीं पे भेज रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ता है ये हम लोग चेक करेंगे, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेस ऑर्डर्स। अब यहाँ पे ये देखेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी कंट्री में अगर हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, भेज रहे हैं, तो क्या रीज़न है या क्या वहाँ पे इसकी खपत है। जैसे अभी हमने टॉयज़ का एग्जांपल दिया है, मान लीजिए इंडिया में टॉयज़ महंगे बिक रहे हैं, ठीक है, इंडिया में जो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो महंगा मैन्युफैक्चर हो रहा है और चाइना का सस्ता हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइनीज़ माल की खपत ज़्यादा पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, अगर चाइनीज़ टॉयज़ यहाँ पे बिकेंगे यानी कि हाथों हाथ लिए जाएंगे, लोग खरीदेंगे। अगर चाइनीज़ टॉय यहाँ पे 5 रुपीज़ का वहाँ से लॉन्च हो रहा है और यहाँ पे टैक्स वगैरह लगा के वो 9 रुपीज़ का पड़ रहा हो, और जो इंडियन टॉय है वो 10 रुपीज़ का पड़ रहा है, तो हम इंडियंस क्या करेंगे, सस्ता माल खरीदेंगे, 9 रुपीज़ का सामान खरीदेंगे। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा प्रोडक्ट का जो बेचा जा रहा है, यानी कि प्रभावित करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा प्लेस ऑर्डर्स। अब क्या है ऑर्डर्स प्लेस करना। ऑर्डर्स प्लेस करने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑर्डर प्लेस करने का मतलब हो जाएगा कि कितना आपने जो ऑर्डर आपका यानी कि जो आदेश दिया गया है, जो माल दिया गया, उसको आप कितनी जल्दी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। यानी कि जैसे अगर पता चला है कि यहाँ पे 100 टॉयज चाहिए इंडिया में, तो वो 100 टॉयज क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेटअप प्रोडक्शन ज्वाइंटली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट और देख लेते हैं यहाँ पे इसी के साथ ही, यूज लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज बाय लोकल कंपनीज। अब यहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स हम लोग पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें समझने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी है, फॉरेनर अगर कंपनी है वो हमारे इंडिया में आके क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, यानी कि प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है, तो सबसे पहले वो क्या देखेगी कि उसको अपने कागज़ वगैरह बनाने पड़ेंगे, पहली चीज़। तो चलिए इसको क्लियर हम लोग अच्छे से पहले समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, विदेशी कंपनी है, भारत में आके व्यापार करना चाहती है, तो फर्स्ट थिंग उसे कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। जैसे उसे कुछ अपने कागज़ पूरे करना पड़ेंगे, जैसे उसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी इंडियन गवर्नमेंट से कि वो यहाँ पे अपनी माल सप्लाई कर सके। दूसरा चीज़ है, अगर वो अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही है, उसके लिए उसे परमिशन चाहिए होगी। उसको ज़मीन देखना पड़ेगी कि कहाँ पर ज़मीन अपनी फैक्ट्री डाले, अपनी इंडस्ट्री डाले। उसे वर्कर्स देखना पड़ेंगे कि वर्कर्स उसे सस्ते दामों में, कम दामों में मिल जाए, यानी कि लेबर उसे मिल जाए, ठीक है। और साथ ही साथ एक्सपर्ट उसे वर्कर्स चाहिए जो उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट हो। उन्हें सस्ते दामों के लेबर चाहिए, यानी कि मजदूर चाहिए। साथ ही साथ उनका जो माल बन के तैयार हो रहा है इन कंपनीज का, जो भारत में आई है व्यापार करने, साथ ही साथ वो माल की खपत भी अच्छी हो जाए, यानी कि लोग उनको हाथों हाथ खरीद ले, यानी कि एक अच्छे से मार्केटिंग मिल जाए, एक अच्छी मार्केट मिल जाए। इन सारी फॉर्मेलिटीज को कब पूरा करना पड़ेगा, जब कोई फॉरेनर कंपनीज हमारे इंडिया आएगी या हमारी इंडिया की कंपनी कहीं बाहर विदेश में काम करने जाएगी। उससे अच्छा क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो ज्वाइंटली कर लिया जाए, यानी कि अगर बाहर की कोई कंपनी है, विदेशी कंपनी है, वो किसी इंडिया की कंपनी के साथ कंप्रोमाइज़ कर ले या दोनों लोग मिल जाए, वो क्या करे, माल यहाँ पे सप्लाई करे। सॉरी, माल का मतलब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि माल जो इंडियन कंपनी है
वो सप्लाई करके दे, जो पैसा है वो विदेशी कंपनीज में लगाए, साथ ही साथ क्वालिटी चेक करे कि उसकी क्वालिटी उनकी कंपनी से मैच हो रही है कि नहीं मैच हो रही है। तो यहाँ पे प्राइवेट और जो आपकी लोकल जो कंपनी है और साथ ही साथ जो फॉरेनर कंपनी है, दोनों ज्वाइंटली वर्क करती हैं, बेनिफिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूज लोकल कंपनीज फॉर सप्लाई। अब यहाँ पे जो फॉरेन कंपनी है यानी कि जो विदेशी कंपनी है, वो क्या करती है, जो लोकल कंपनी होती है उसको उसके द्वारा, ठीक है, माल सप्लाई करती है। यूज लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज। अब वो क्या करती है, जो लोकल कंपनीज होती है उसके द्वारा अपने माल को सप्लाईज करवाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाई लोकल कंपनी। और यहाँ तक कि वो क्या करती है, जो लोकल कंपनी होती है उसको खरीद भी लेती है। लोकल कंपनी इन द सेंस, जैसे शहर की कोई कंपनी है और वो अपना माल लॉन्च कर रही है, लॉन्च करने के बाद है वो साथ में समझौता करेगी, प्लस साथ में और क्या हो जाएगा कि आपस में एक दूसरे के साथ समझौता करने के बाद जो भी शेयर होंगे आपस में डिवाइड करेंगे। और ये जो पुरानी कंपनी होती है, जो लोकल कंपनीज होती हैं, इनके पास लेबर होते हैं, इनके पास एक्सपर्ट वर्कर्स होते हैं, बस कमी किस बात की होती है, थोड़े पैसों की कमी होती है, मशीन वगैरह की कमी होती है। तो ये जो फॉरेन कंपनीज होती हैं, ये क्या करती हैं, पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे करती हैं, जहाँ उन्हें मशीनें लगानी होती है, यानी कि डेवलप करना होती है उस कंपनी को। तो ऐसे मिलके ये लोग क्या करती हैं, व्यापार करना स्टार्ट कर देती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि एक विदेशी कंपनी और एक भारतीय कंपनी अगर बात करते हैं, यानी कि लोकल कंपनी दोनों मिलके अगर बिजनेस कर रही हैं तो बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उन दोनों को एकीकृत कर रही है, एक कर रही है, यहाँ पे ये बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक देखते हैं वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट बाय फॉरेन ट्रेड। यहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो अब ये जो ट्रेडिंग है यानी कि जो व्यापार है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट बाय फॉरेन ट्रेड, आप लोग ये पूरे पॉइंट्स आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके पॉइंट्स सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है अट्रैक्ट ट्रेडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड डोमेस्टिक मार्केट, competition among producer, easy availability of goods and services across nations, expansion of choices for buyers and reduction of prices of goods and services because of competition। देखिए सबसे मेन पॉइंट, अभी हमने क्या देखा था, एक एग्जांपल आपको दिया था चाइना का। मान लीजिए चाइना का जो टॉय है वो 9 रुपीज़ का है और जो इंडियन टॉय है वो 10 रुपीज़ का। तो जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो 9 रुपीज़ वाला ही टॉय लेंगे क्योंकि बजट भी देखेंगे। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जब फॉरेन ट्रेड आता है, यानी कि मान लीजिए हमारे इंडिया में कोई अगर व्यापारी है अपना सामान बेच रहा है, अपनी मर्जी से अपने अनुसार वो बेचेगा, महंगा भी बेच सकता है। लेकिन अगर कोई फॉरेनर कंपनी आती है और वो कोई भी प्रोडक्ट सस्ते दामों में बेचती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंडियन यानी कि जो लोकल कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो क्या होते हैं, थोड़े सस्ते दामों में बिकना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि कंपटीशन बढ़ जाता है। अब उन्हें भी तो अपना प्रोडक्ट बेचना है, अभी तक उनके कंपटीशन में कोई नहीं था, अभी तक वो ही एक अकेले थे, तो वो जितना मर्जी चाहते थे पैसों में बेच सकते थे लोकल कंपनी वाले। लेकिन जैसे ही फॉरेन कंपनी ने एंट्री ली, उन्होंने अपने प्राइसेस कम रखे, वैसे ही क्या हुआ कि जो लोकल कंपनीज के प्रोडक्ट के जो प्राइसेस थे वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे दोनों में कंपटीशन मिला। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे क्या चीजें होती हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले अट्रैक्ट ट्रेडिंग इंटरेस्ट, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ट्रेडिंग इंटरेस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट होते हुए। दूसरी चीज यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो माल होता है, जो सामान होता है, वो पूरे विश्व की जो भी कंट्रीज है वहाँ पे एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होता है या ये कह लें कि डिफरेंट कंट्री में भेजा जाता है। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ की कोई कंपनी है, अपने यहाँ का कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो विदेश में अगर कंपनी वो दूसरी शाखा खोलेगी, ब्रांच खोलेगी, तो वहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेचेगी। सेम इसी तरीके से कि फॉरेनर कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, हर कंट्रीज में अपनी अपनी जो ब्रांचेस खोलती हैं, उसके जरिए वो क्या करते हैं, सामान को एक्सचेंज करती हैं, गुड्स यानी कि माल को एक्सचेंज करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड डोमेस्टिक मार्केट। अब
यहाँ पे क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अपॉर्चुनिटी यानी कि एक मौका बनता है। किसके लिए मौका बनता है? प्रोड्यूसर्स के लिए, यानी कि बिजनेसमैन के लिए, कि डोमेस्टिक जो मार्केट है यानी कि लोकल मार्केट है वहां तक अपने सामान को सप्लाई कर सकें। यहाँ पे फायदा सीधे सीधे किसको होता है? जो फॉरेनर कंपनीज होती हैं, वो डायरेक्टली तो डोमेस्टिक मार्केट को नहीं जानती है कि क्या नीड है, कैसे हमें पहुंचना है। बहुत सारे कागजी कार्रवाई होती है जो किसी विदेश में खोलने के लिए चाहिए होती है, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट होती है, वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके थ्रू वो क्या करते हैं? डोमेस्टिक मार्केट तक पहुंच जाते हैं। अब इससे होता है क्या है? डोमेस्टिक मार्केट यानी कि लोकल मार्केट हम लोगों तक आ जाता है। अब क्या होता है? कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। अब क्या होता है? जैसे ये सामान आपका डोमेस्टिक मार्केट में आता है, वैसे ही क्या होता है? कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन कैसे बढ़ता है वो भी देखिए। मान लीजिए जैसे अभी हमने क्या कहा था कि जो चाइनीज टॉय था वो कितने का था? 9 रुपीज का पड़ रहा था। जो टैक्स वगैरह सब पे कर दिया था उसके बाद, लेकिन इंडियन या लोकल जो टॉय है यहाँ पे वो 10 रुपीज का मिल रहा है। अब हमारे पास तो चॉइस है ना कंज्यूमर्स के पास कि वो सस्ता खरीदे या महंगा खरीदे, लेकिन वो क्या करते हैं? बेस्ट लेते हैं। जैसे अगर आप देखते हैं जब सेल लगी होती है, जैसे दिवाली ऑफर आता है या होली ऑफर आ रहा है, न्यू ईयर ऑफर आ रहा है, तो आप क्या देखते हैं? बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन शॉपिंग एप्स होते हैं जहाँ पे ऑफर यानी कि छूट चल रही होती है। वहाँ पे क्या होता है? कोई भी एक प्रोडक्ट अलग अलग रेट में अलग अलग ऐप पे आपको मिल जाएगा। जैसे अमेजोन में दूसरा प्राइस मिलेगा, फ्लिपकार्ट में दूसरा प्राइस मिलेगा, इसी थोड़ा बहुत अंतर दिखता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमें कोई सामान खरीदना होता है हम लोग जाते हैं, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हैं, साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कंपेयर करने के बाद में कि प्राइसेस किसके कम किसके ज़्यादा है यहाँ पे। तो कंज्यूमर तो वही एक्सेप्ट करेगा ना जहाँ पे प्राइसेस कम होंगे। तो यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे होती है? प्रोड्यूसर्स के लिए। अब उन्हें तो अपना माल बेचना है ना, उन्हें अपना माल जो तैयार किया है, जो गुड्स तैयार किया उसको अपना बेचना है। तो इन दोनों के बीच में यानी कि जो फॉरेनर ट्रेडर्स होते हैं, फॉरेनर कंपनीज होती हैं, जो लोकल कंपनीज होती हैं, इनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है। तो कैसे कंपटीशन बढ़ेगा? 9 रुपीज का अगर ये आ रहा है टॉय, तो अब वो क्या करेंगे? अपने टॉय की कीमत 8 रुपीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने टॉय की कीमत 8 रुपीज कर सकते हैं। तो इनका टॉय अब बिकने लगेगा, यानी कि इनका खिलौना पहले बिकेगा। तो क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स के बीच में आपस में कंपटीशन होता है। किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि हमने बात करी कि इजिली जब एक कंपनी कहीं भी किसी भी देश में जाके अपनी शाखा खोल सकती है, अपनी ब्रांच खोल सकती है, अपना माल सप्लाई कर सकती है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनमें कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन जब दोनों में बढ़ता है तो सीधा से सीधा फायदा किसको होता है? कंज्यूमर्स को। जैसे आपने देखा होगा जब जियो की सिम आई थी, जियो कंपनी ने क्या किया था, क्योंकि इंटरनेट के दाम बहुत बढ़ गए थे, उस टाइम पे बढ़ रहे थे, और जियो कंपनी ने फ्री में सिम लॉन्च कर दी अपनी की फ्री इंटरनेट। इसी के साथ ही सारे इंटरनेट कनेक्शन यानी इंटरनेट पैक जो थे वो सब सस्ते दामों में होना स्टार्ट हो गए, यानी कि सभी लोग ऑफर निकालना स्टार्ट कर दिया। आपस में क्या हुआ? उन लोगों में कंपटीशन बढ़ा। जब दोनों में कंपटीशन बढ़ा यानी कि और कंपनीज में, तो फायदा किसे हुआ? कंज्यूमर्स को, यानी कि हम लोगों को। तो ये चीज हम लोग क्या देखते हैं? ये चीज हम लोग तब देखते हैं जब प्रोड्यूसर्स के बीच में आपस में क्या होता है? कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशन। अब भाई जाहिर सी बात है, जब फॉरेन कंट्रीज आएंगी, फॉरेन कंपनीज आएंगी, भारत में व्यापार करेंगी या किसी भी देश में किसी भी जगह जाके व्यापार करेंगी, तो वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या हो गया? जो हमारे, जैसे मान लीजिए अभी हमने ऑनलाइन शॉपिंग का आपको एग्जांपल दिया था। ऑनलाइन में क्या हुआ था कि हमें ऑनलाइन सामान चाहिए, हमने ऑर्डर किया, मेरे पास सामान आ गया। तो ये जो सर्विसेज हैं पूरे अक्रॉस नेशन यानी कि पूरे राष्ट्र में कैसी हो जाएंगी? बेनिफिशियल रहेगा। सर्विस की अवेलेबिलिटी इजी हो जाएगी, यानी कि सामान मिल जाएगा। जैसे आज का जो एग्जांपल है ना, जो मैं बार बार दे रही हूँ ऑनलाइन शॉपिंग का, ये भी इंक्लूड कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन में, क्योंकि बहुत ही इजी वे होता है। फास्ट आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं, फास्ट सप्लाई होती है, फास्ट आप उस चीज को पा सकते हैं। तो यहाँ पे जो इजी अवेलेबिलिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की अक्रॉस नेशन में पॉसिबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सपेंशन ऑफ चॉइसेस फॉर बायर्स। अब क्या होता है? बायर्स के लिए एक चॉइसेस हो जाती है, जैसे कि कंज्यूमर्स, हम हैं बायर्स, हम हैं कंज्यूमर्स, तो हमारे लिए क्या होगा? चॉइसेस हो जाएंगी। जैसे अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था फ्लिपकार्ट, अमेजोन का, ऐसी बहुत सारी शॉपिंग साइट्स हैं जिनसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास चॉइसेस होती हैं। सपोज हम लोग बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, अगर वहाँ पे एक ही तरह के सामान की कई दुकानें होती हैं, कई सारी शॉप्स होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हर शॉप से रेट लेते हैं, और जो शॉपकीपर होते हैं वो अपना सामान बेचने के लिए कि उनका सामान बिक जाए,
वो अदर शॉपकीपर से कुछ रुपीस क्या करते हैं, कम बताते हैं ताकि उनका सामान बिक जाए। तो कंपटीशन तो उन लोगों में चलता है, लेकिन इसका सीधा सीधा फायदा किसे होता है, बायर्स को होता है। और साथ ही साथ चॉइसेस भी बढ़ जाते हैं, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना सामान खरीद सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिडक्शन ऑफ प्राइसेस एंड गुड्स। जो जस्ट अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, चॉइसेस तो बढ़ती हैं, साथ ही साथ जब चॉइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो जो गुड्स का जो प्राइसेस हैं, यानी कि जो रेट है सामान के, वो भी कम हो जाते हैं। जैसे कि कंपटीशन में क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, वो सामान की कीमत कम कर लेते हैं, सर्विसेज। एंड बिकॉज ऑफ कंपटीशन, क्यों होता है, क्योंकि इन लोगों में कंपटीशन होता है अपने अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना, ये सारी चीज़ें। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट पूरा समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट बाय फॉरेन ट्रेड। आप लोगों का अगर ये आंसर आता है लिखने को 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, तो आप लोग ये पूरे पॉइंट्स में नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट जो हम पॉइंट देखते हैं वो पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। यहाँ पे अभी हम लिबरलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। कुछ थोड़े से पॉइंट्स हैं कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लिबरलाइजेशन का मतलब अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है उदारीकरण। इसका मतलब क्या होता है, उदारीकरण। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट होती है जो टैक्स इम्पोज करती है, उसमें कितनी छूट दे रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था चाइना का 5 रुपीज़ का टॉय था प्लस इसमें 4 रुपीज़ ऐड कर दिए तो टोटल 9 रुपीज़ का टॉय हो रहा है। वहीं पे अगर इंडिया की बात करें तो 10 रुपीज़ का बिक रहा था। मान लीजिए इंडिया का भी 5 रुपीज़ का अगर बन रहा है एक टॉय, और लेकिन गवर्नमेंट अगर उसको 3 रुपीज़ इम्पोज कर रही है टैक्स, तो वो कितने का पड़ा, 8 रुपीज़ का पड़ा। तो लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा फायदा कंज्यूमर्स को हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, यानी कि यहाँ पे सारे उसके हम लोग ये देखेंगे कि उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी मिलती है या बाकी की चीज़ें, उसके क्या पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट। मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी है, अगर भारत में आ रही है व्यापार करने या किसी भी एक नेशन में जा रही है व्यापार करने, अगर उन्हें लिबरलाइजेशन यानी कि उन्हें ज़्यादा छूट मिलती है तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हमारे देश का डेवलपमेंट जल्दी होगा, यानी कि विदेशी कंपनी ज़्यादा आके इन्वेस्ट करेंगी, ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। जैसे कि जो वर्ल्ड बैंक का कर्जा होता है, ठीक है, वो अगर हमारे देश में ज़्यादा है या जो कर्जा है, अगर हमारे यहाँ विदेशी जो फॉरेन कंपनीज है अगर यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं, फॉरेन करेंसी ज़्यादा आ रही है, तो हमारे देश के ऊपर जो कर्जा है वो भी जल्दी ख़त्म होगा। तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब विदेशी कंपनी कब अट्रैक्ट होंगी, विदेशी कंपनी तब अट्रैक्ट होंगी जब उन्हें व्यापार करने में छूट दी जाएगी। तो जब व्यापार करने में छूट दी जाएगी तो क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, यानी कि जो फॉरेनर्स हैं वो यहाँ आके इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि बाउंडेशन कम होंगे, बैरियर्स कम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। बैरियर्स कम होंगे, बाउंडेशन कम होगी, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा। जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सामान है, उसका प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हमें देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजी जैसे आज काफ़ी बढ़ गई है। आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं तो पहले ज़माने में क्या होता था, सी रूट यूज़ किया जाता था किसी भी गुड्स को सप्लाई करने के लिए, या दूसरे और तरीके होते थे, मार्केट होती थी। आज के टाइम पे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, सी रूट यूज़ होता है क्योंकि चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है गुड्स सप्लाई करने के लिए। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं एयरवेज भी है, ठीक है, रेलवेज भी है। तो सामान क्या होता है, इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान सप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम देखते हैं, इसका इम्पैक्ट हमें कहाँ पे मिलता है, टेक्नोलॉजी जो हमारी एडवांस हो गई है उसमें भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही। और नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन जीडीपी। जीडीपी भी इंक्रीज होती है, यानी कि आपका जो भारत की जीडीपी है वो इंक्रीज होती है। किसकी वजह से, अगर व्यापार में छूट दी जाती है, क्योंकि व्यापार में छूट तभी होती है
जब वो व्यापार में छूट दी जाती है तो उससे जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, कि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो भारत की बैकबोन है। 27% जो आपका जीडीपी का जो पार्ट है वो इंडस्ट्री से ही आता है। अब उसमें आपका एग्रीकल्चर, आपके मिनरल्स वाली जो मतलब कि मैन्युफैक्चर होता है, ये सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से जो आपकी जो इंडस्ट्री है वो किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, किसी भी तरीके का, यहाँ पे अगर हम लोग व्यापार के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जीडीपी इंक्रीज करती है। ये पॉजिटिव पॉइंट है। किसका पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर व्यापार करने में जो छूट दी जाती है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा छूट दी जाती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग इसमें क्या कवर करेंगे, इसमें ये देखेंगे कि अगर किसी चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो निगेटिव भी पड़ता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि जो छूट दी जा रही है बहुत फायदा हो रहा है किसी भी नेशन के लिए, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, टेक्नोलॉजी जो है वो भी एडवांस होती जा रही है, और साथ ही साथ जीडीपी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब हम लोग निगेटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो अब नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट ये इंक्रीज हो रहा है। अब अनएम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब क्या होता है, जब फॉरेन कंपनीज आती है कहीं भी किसी भी नेशन में, तो उन्हें अ टाइप ऑफ वर्कर चाहिए जो एक्सपर्ट हो किसी एक टाइप के वर्क में। जैसे मान लीजिए अगर मोटर कार की अगर कोई कंपनी है यहाँ पे आ रही है, अपना खुल रही है बिजनेस, ठीक है, अपनी फैक्ट्री लगा रही है, तो उन्हें ऐसे एक्सपर्ट वर्कर चाहिए जो उस वर्क को जानते हों। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे वर्कर जो ये काम नहीं जानते वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्या लिखा है, इम्बैलेंस डेवलपमेंट। इम्बैलेंस डेवलपमेंट हम लोग कैसे देखते हैं कि जो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर कोई फॉरेन कंपनीज होती है उसको अगर उसे लिबरलाइजेशन के तहत रखा जाता है, उसे छूट दी जाती है, तो उसके प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, मार्केट में ज़्यादा पहुंचते हैं, लोगों को वो सस्ते दामों में मिलते हैं, और जो लोकल कंपनीज के जो प्रोडक्ट हैं उनमें इतना बेनिफिट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे इम्बैलेंस देखने को मिलता है। कहने का सेंस क्या है, मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी है, उसको जो उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे कि अभी हमने क्या बात करी थी कि टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, तो अगर एडवांस टेक्नोलॉजी है तो यानी कि प्रोडक्शन भी वो ज़्यादा करेगी। ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी तो उसको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा, मार्जिन कम होगा। मान लीजिए अगर कोई जो लोकल कंपनी है, कोई भी सामान वो 500 का बेच रही है, ठीक है, अब उसमें लागत कितनी लगी है, यानी कि माल तैयार करने में जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कितना लगा, 400 लगा है, और वो सेल कितने का कर रही है, 500 का सेल कर रही है। मार्जिन कितने का आ रहा है, 100 का मार्जिन आ रहा है। ठीक है, 100 का मार्जिन आ रहा है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं फॉरेन कंपनीज की, यहाँ पे वो एडवांसमेंट क्या लेके चल रही है कि उनके पास में टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है, पैसा लगा रही है, छूट मिल रही है, और वहाँ पे वो वहीं पर जैसे अगर मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट वो 300 में रॉ मटेरियल यूज कर रही है, और 300 की जगह वो यहाँ पे आके अपना जो माल है या फाइनल गुड है वो 450 का बेच रही है, तो यहाँ पे मार्जिन आपको कितना देखने को मिल रहा है, सीधा सीधा 150 का। ठीक है, तो ये कितना मार्जिन आपको देखने को मिल रहा है, 100, और यहाँ पे आपको 150 का। पैसा भी कम लग रहा है, यहाँ पे पैसा ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये इम्बैलेंस डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, किसकी वजह से, लिबरलाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लॉस ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन सेटअप। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो डोमेस्टिक सेटअप है प्रोडक्शन का वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों डिस्टर्ब हो जाता है, एडवांस टेक्नोलॉजी की कमी हो जाती है, लोग सस्ता माल ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, साथ ही साथ कुछ अलग हटके खरीदना पसंद करते हैं, तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके किसके लिए हो गए, जो ये पॉइंट्स हैं ये है आपके इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन के। तो दोनों इम्पैक्ट आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में, आप पॉजिटिव इम्पैक्ट लिख सकते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट, दोनों इम्पैक्ट लिख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लिबरलाइजेशन का आपका इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो गए, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंक्रीज इन जीडीपी। अगर आपको नेगेटिव लिखना है तो कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, इम्बैलेंस डेवलपमेंट, लॉस ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन सेटअप। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं।
चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है फंक्शन ऑफ WTO। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो बिजनेस हो रहा है, जो व्यापार हो रहा है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी है, वो अदर कंट्रीज में व्यापार करना चाहती है, ठीक है। अब वहाँ पे कोई कंट्री उसको परमिशन नहीं दे रही है व्यापार करने के, या ये कह लें कि वो अपने प्रोडक्ट की बाड़ लगाए दे रही है। तो जो कंट्री है, नेशन है, जो रियल जहाँ पे प्रोडक्शन बिक रहा है, वो नेशन के लोग बेरोजगार होते जाए। इन सारी चीज़ों में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जैसे कि वर्कर्स होते हैं उनको कितना पे करना चाहिए, क्या चीज़ें होना चाहिए, मानक जो तरीका होता है, वो सारे फंक्शन कौन तय करता है? WTO। WTO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि व्यापारिक संस्था, विश्व व्यापारिक संस्था। इसके क्या क्या फंक्शन है? ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, 3 पॉइंट्स है, बाकी आप लोग समझ जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है इस्टेब्लिशिंग रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पे इसका वर्क, मेन वर्क क्या है? जैसे कि अभी हमने बताया, मेन वर्क क्या है कि जो रूल्स हैं, रूल्स बनाना, यानी कि कुछ नियम बनाना। अगर आप इंटरनेशनल व्यापार कर रहे हैं, इंटरनेशनल व्यापार का मतलब क्या हो जाएगा? जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज भी कहेंगे या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। दोनों चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये जो कंपनीज है मल्टीनेशनल कंपनीज, ये मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होता है? तो मल्टीनेशनल कंपनीज होता है जो एक से ज्यादा कई देशों में व्यापार करती हैं। जैसे जस्ट अभी हमने पेप्सी का एग्जांपल आपको दिया था, जैसे आप मैगी का एग्जांपल देख लो, या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट जो अपना प्रोडक्ट एक से ज्यादा कंपनी में सप्लाई करती है या बेचती है, उसको कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। या ये कह लें कि बहुत सारी कंपनीज मिलती हैं, ठीक है, एक से ज्यादा कंट्री से व्यापार करती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो WTO है, ये क्या करता है? इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कुछ रूल्स बनाता है। यानी कि अगर अंतरराष्ट्रीय आप व्यापार कर रहे हो, यहाँ पे ये एक ग्रुप है, ये एक समूह है जो कुछ रूल्स नियम बनाता है, उनको फॉलो करना रहता है इन कंपनीज को, अगर वो किसी और जगह व्यापार करने जाती हैं। इंश्योरिंग दैट द रूल्स आर फॉलोड, और साथ ही ये भी करता है, जैसे मान लीजिए रूल्स बनाते हैं अगर कोई, तो ये भी इंश्योर करते हैं कि इन रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, इन रूल्स को अपनाया जा रहा है, या फालतू में रूल्स बन के इनको कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। जैसे अगर उन्होंने बोला है कि जो भी प्रोडक्ट बच्चों के लिए लॉन्च किया जा रहा है उसमें केमिकल्स कम यूज किए जाए, फूड केमिकल्स जो यूज किए जा रहे हैं उनको कम, अगर कोई कंपनी उनका कहना नहीं मान रही है, ठीक है, अपनी प्रॉफिट के लिए ज्यादा केमिकल्स का यूज कर रही है या बाकी की चीजें यूज कर रही है, तो उनके लिए ये यहाँ पे बाउंडेशन लगाएंगे, उनके लिए मना होगा। हो सकता है कि उनको बैन कर दिया जाए, यानी कि दोबारा उनको व्यापार करने की अनुमति न दी जाए। तो ये यहाँ पे ये भी तय करते हैं कि जो रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो भी किया जा रहा है या बस ऐसे छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रमोट रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड बैरियर्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, ट्रेड बैरियर्स कहेंगे अगर हम, यानी कि व्यापार करने के लिए जो बाउंडेशन लगाई जाती है उसको भी रोका जाता है। कैसे रोका जाएगा? जैसे कि अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था, टॉय का एग्जांपल दिया था, चाइना का एग्जांपल दिया था, जो अपने टॉय को सस्ता बेच रहा है। वहीं पे अगर भारत यहाँ पे ये करे, इंडिया ये करे कि मान लीजिए 9 रुपीज का जो टॉय है और जो इंडिया का है वो 10 रुपीज का था। अब यहाँ पे वो इंडियन टॉय में इंटरेस्ट जो ले रहा है वो कम ना करके यहाँ पे सीधे बढ़ा दे। जैसे अभी हमने क्या कहा था कि रियल एग्जैक्ट जो इसकी वैल्यू होगी, जो कीमत होगी 5 है। यहाँ पे अगर यहाँ पे टैक्स जो पे करा जा रहा है, इसमें इम्पोज किया जा रहा है, वो +4 करा जा रहा है। ये ना करके अगर यहाँ पे सीधे सीधे वो 6 रुपीज कर रहे हैं या 7 कर रहे हैं, तो क्या होगा? अगर 7 कर दिया तो इस टॉय की कीमत कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। और इंडिया का जो टॉय है वो 10 का ही बिक रहा है, तो ये भी एक हो सकता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो WTO है ये इन्हीं रूल्स वगैरह को क्या करता है, बनाता है और उनको फॉलो करने के लिए भी बोला जाता है, ताकि ये जो ट्रेड बैरियर्स हैं, यानी कि ये जो रुकावटें हैं व्यापार करने में, इनको रेस्ट्रिक्ट किया जाए, यानी कि रोका जाए, मना किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है फंक्शन WTO का कि प्रमोट रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड बैरियर्स। ये तीनों पॉइंट्स हैं जो आपके WTO के लिए फिट बैठते हैं, ये तीनों पॉइंट्स। नेक्स्ट है आपका ग्लोबलाइजेशंस।
तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के हम लोग सबसे पहले फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स में हम लोग सारी चीजें पहले देख लेते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो दो फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं ग्लोबलाइजेशन में, एक है आपका टेक्नोलॉजी और दूसरा है लिबरलाइजेशन। अच्छा, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से ही ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। कहने का सेंस क्या है कि आज के टाइम पे जो डेवलपमेंट है वो टेक्नोलॉजी की वजह से ही है, ज़्यादा डेवलप हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग फैक्टर जिसके बारे में बात करेंगे, लिबरलाइजेशन यानी कि छूट, उदारीकरण। इसकी वजह से लोगों को आकर्षित किया जाता है बाहरी कंपनीज को, ताकि किसी दूसरी लोकल कंट्रीज में आके व्यापार कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट्स कुछ देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या देखते हैं, फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स एट लो कॉस्ट। आज के टाइम पे ऑनलाइन शॉपिंग का एग्जांपल लेते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, आप सामान पसंद करते हैं और विद इन 2 डेज या 1 डे आपको वो सामान आपके घर पे मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, फास्टर डिलीवरी। टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पाया है कि फास्टर डिलीवरी होती है और गुड्स एट लो प्राइस। आपकी बुक में नहीं होगा ऑनलाइन शॉपिंग का ये जिक्र नहीं होगा, लेकिन आप लोग इससे देख सकते हैं जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, इनमें भी डेवलपमेंट हो गया है। तो इसकी वजह से जो सामान है बहुत ही जल्दी, बहुत ही ईजिली और तेजी से आप तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, टेक्नोलॉजी जो फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन का, उसकी वजह से जो डिलीवरी है वो काफ़ी फास्टर होती है, यानी कि तेज़ होती है सामान की, और बहुत ही कम कॉस्ट में, यानी कि बहुत ही कम कीमत में, बहुत ही कम दाम में। नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट ड्यू टू कंटेनर सर्विसेज। अब इस क्या होता है कि रिडक्शन जो आपका पोर्ट एरिया, यहाँ पे कंटेनर की और बात कर रहे हैं, सर्विसेज, जो कंटेनर सर्विसेज है, यानी कि जैसे मान लीजिए कार है, कार सप्लाई की जा रही है कहीं पर, 2 कार 3 है, 4 है, कितनी भी कार से उनको कंटेनर में पैक किया और पहुंचा दिया गया। तो यहाँ पे इनका भी रिडक्शन करके, यानी कि कॉस्ट इनकी भी कम हो रही है, कंटेनर जो सर्विसेज है इसकी वजह से। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी की वजह से नई नई चीजें आ रही हैं, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि जो रिडक्शन हो रहा है कॉस्ट का, वो कम हो रहा है, जो कॉस्ट है वो कम हो रही है। नेक्स्ट है आपका इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थ्रू टेली कम्युनिकेशन लाइक मोबाइल एंड फैक्स, कंप्यूटर एंड इंटरनेट। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि आज के टाइम पे जो टेली कम्युनिकेशन है, जिसके ज़रिए आप मोबाइल के ज़रिए, फैक्स के ज़रिए, कंप्यूटर या इंटरनेट के ज़रिए क्या होता है, इसकी जगह जानकारी एक जगह से दूसरी जगह ईजिली पहुंच जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं कोई भी अगर मैगजीन है कहीं और पे पब्लिश हो रही है, मान लीजिए अगर हमारी इंडिया की जो मैगजीन है वो कहीं बाहर पब्लिश हो रही है, तो जो इंडियन कंपनी है मैगजीन की, वो क्या करेगी, आपका फ्रंट कवर, जो उसका मटेरियल है, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करके फैक्स के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए वो बाहर भेजेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी, पब्लिश हो जाएगी मैगजीन। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेस इंफॉर्मेशन में बहुत ही जल्दी पहुँच जाते हैं। अब टेलीकम्युनिकेशन का एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एक दूसरे से जल्दी जुड़ना, जैसे कोई भी न्यूज़ है, अगर हम लोग बात करते हैं न्यूज़ रिपोर्टिंग की, ठीक है, तो जैसे अभी कहीं पे भी विदेश में कोई भी घटनाएं घटती हैं तो हमें तुरंत उसके बारे में पता चल जाता है। क्यों पता चल जाता है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। यही सेम प्रोसेस आपका अप्लाई किसमें होता है, बिजनेस में, ट्रेड में, व्यापार में, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की। ये तो सारे पॉइंट्स हो गए आपके, टेक्नोलॉजी किस तरीके से हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन में किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है। अब हम लोग बात करते हैं लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर व्यापार में छूट दी जाती है तो ज़्यादातर विदेशी कंपनीज क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, ज़्यादा फायदा कमाने के लिए। तो लिबरलाइजेशन की वजह से क्या होता है, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, यानी कि व्यापार के लिए जो बैरियर्स होते हैं उसको रोका जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन ईजिली होता है। ग्लोबलाइजेशन ईजिली कैसे होगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा उन्हें छूट मिलेगी तो कई सारी विदेशी कंपनीज भारत आएंगी या हमारे यहाँ की कंपनीज विदेश में जाएंगी व्यापार करने, ग्लोबलाइजेशन होगा, वैश्वीकरण होगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपके किसके हो गए, ये फैक्टर्स हो गए ग्लोबलाइजेशन के, ये सारे पॉइंट्स हो गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के फीचर के बारे में।
देखिए, ओपनिंग एंड प्लानिंग टू एक्सपेंड बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि हम लोग बहुत ही प्लान करके ओपनिंग तरीके से क्या करते हैं कि बिजनेस को पूरे वर्ल्ड में फैला सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत सारी कंपनीज को देखिए जो एक से ज़्यादा कई जगह व्यापार करती हैं। जैसे हमने पेप्सी का एग्जाम्पल आपको दिया, मैगी का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में, थ्रू आउट वर्ल्ड, आपको जो मेन कंट्रीज हैं वहाँ पे इनकी ब्रांचेस मिलेंगी, इनके प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, इरेजिंग द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट। अब इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कि जो डोमेस्टिक आपकी मार्केट है और जो फॉरेन मार्केट है, इसके जो डिफरेंसेस हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। कैसे कम होते हैं, मान लीजिए अभी कोई भी सामान है और वो अगर अमेरिका में मिल रहा है तो हम लोग अमेरिका ना जाके हमारी अगर मार्केट में अमेरिकन सामान मिलेगा तो हम लोग उसको परचेज करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है, यानी कि हमारे यहाँ की जो मार्केट है, वहाँ पे भी तो हमें फॉरेन गुड्स मिल रहा है, फॉरेन सामान मिल रहा है, और हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट्स हैं वो विदेशी मार्केट में पहुँच रहा है। तो इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, जो डिफरेंसेस हैं वो इरेज होते हैं डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट के। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम टू एनी कंट्री। इसकी ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि हम लोग या कोई भी कंपनी, ट्रेडर्स या ये कह लें जो व्यापार करते हैं, वो अपना सामान क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में। नेक्स्ट पॉइंट है locating the production and other physical facilities on a consideration of global business dynamic irrespective of national consideration। next point है global sourcing of factors of production, और last point है आपका global organization structure and management। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, जो इसके मेन फीचर्स है वो क्या हो जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहीं पे किसी भी जगह जा रहा है, वहाँ पे क्या डिमांड है, क्यों उसे मांगा जा रहा है, कितनी खपत होगी, कितना आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ये सारी चीज़ें, इसके ये सारे फीचर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या है आपका, इम्पैक्ट क्या पड़ता है ग्लोबलाइजेशन के। जैसे कि अभी हमने जस्ट क्या बताया था, मान लीजिए हमारी डोमेस्टिक कंपनी है, जो लोकल कंपनी है, उस कंपनी के अलावा हमारे यहाँ और कोई कंपनी नहीं है। जैसे अगर हम लोग बाजार जाते हैं तो अगर जैसे आलू खरीदने जा रहे हैं, तो अगर एक ही दुकानदार है जो आलू बेच रहा है, ठीक है, जो अपने आलू सेल कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कीमत लेगा, क्योंकि उसे पता है मार्केट में और कोई है ही नहीं जो आलू बेचे, तो वो क्या करेगा, बहुत हाई रेट लगा देगा। तो जो नीडी पर्सन है, जिन्हें ज़रूरत है अपनी नीड को फुलफिल करना है, वो किसी भी कॉस्ट में क्या करेंगे, खरीदना चाहेंगे आलू। लेकिन अगर ये पता होगा कि मार्केट में एक से ज़्यादा कई लोग लाइन से बैठे हुए हैं जो आलू दे रहे हैं, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, कम रेट में आलू बिक जाए, इसलिए वो लोग अपने रेट कम लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हम लोग देखते हैं कि इसी के पर्सपेक्टिव में क्या देखेंगे कि ग्रेटर कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, हमें डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स में। कैसे मिलेगा, जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो जो रेट में अपना सामान बेच रहे हैं, मान लीजिए महंगा बेच रहे थे, लेकिन जैसे ही फॉरेन प्रोड्यूसर्स यहाँ पे आए, अपना माल सस्ता बेचने लगे, वैसे ही क्या होगा, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो भी अपने रेट क्या कर देंगे, कम कर देंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेटर चॉइस बिफोर कंज्यूमर्स। अब क्या होता है, जब मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट मौजूद होते हैं तो हमारे पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं, तो यहाँ पे जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास चॉइसेस हो जाएंगी, ये एक इम्पैक्ट है। दूसरा, रिडक्शन इन प्राइसेस यानी कि जो रेट है उनमें रिडक्शन, एक दूसरे का माल यानी कि अपना माल बेचने के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो रेट कम कर देंगे, तो जो प्राइसेस हैं उनमें रिडक्शन हमें देखने को मिलेगा। इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ता है, यानी कि विदेशी कंपनीज लोकल कंट्री में आके व्यापार करती हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, यहाँ पे हमें प्रोडक्शन यूनिट्स एस्टेब्लिश होती है। नेक्स्ट है इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज, जब बहुत ज़्यादा आपकी इंडस्ट्रीज ओपन होंगी तो जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, जो जॉबलेस पर्सन है
उन्हें उन कंपनीज में जॉब करने का मौका मिलेगा, यानी कि उन्हें एक मौका मिलेगा जॉब लेने का। नेक्स्ट है रेज्ड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन कंपनीज इमर्जेस ऑफ इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज। अब क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करने के लिए जो लोकल कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड हाई करती हैं, और जिस भी कंपनी का, इंडियन कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर उनका लेवल हाई होता है, स्टैंडर्ड हाई होता है, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं जो फॉरेन कंपनीज होती हैं वो उन कंपनीज को हायर कर लेती हैं, अपने अंडर में ले लेती हैं, उनको खरीद लेती हैं, उनके साथ व्यापार करने का इन्हें क्या मिलता है, मौका मिलता है। तो जो इंडियन कंपनीज हैं उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्विसेज इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब क्या हो जाएगा, जब ये सारी चीज़ें होती हैं, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, तो जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे अगर बात करते हैं तो न्यू टेक्नोलॉजी की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। तो ये अभी हम लोगों ने देखा है, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट देखे हैं हमने, और हमने फीचर्स इसके देख लिए हैं, फैक्टर्स देख लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सेज के बारे में। सेज क्या होता है? सेज आपका होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब क्या होता है, जैसे हम लोग बात करेंगे कि पहले हमारे भारत में विदेशी कंपनीज कम आती थी क्योंकि ट्रेड बैरियर्स लगे हुए थे। अब से करीब अगर हम लोग 20-30 साल पहले की बात करते हैं, 20-30 ईयर्स एगो, तो यहाँ पे क्या था, बैरियर्स लगे थे, ट्रेड बैरियर्स का मतलब क्या होगा, बाउंडेशंस लगी हुई थी, जिससे जो विदेशी व्यापारी आते थे उनको प्रॉफिट कम होता था। लेकिन जब थोड़ा सा कर्जा बढ़ा इंडिया के ऊपर, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का कर्जा बढ़ा, तो क्या हुआ, कर्जा भी अब चुकाना है, तो क्या हुआ, इंडिया में जो ट्रेड बैरियर्स थे उनको थोड़ा कम किया गया, लिबरलाइजेशन दिया गया, उदारीकरण किया गया, जिसकी वजह से जो फॉरेन कंपनीज हैं वो भारत में अट्रैक्ट हो, व्यापार करें, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट हो उसकी वजह से थोड़ा कर्जा कम किया जाए। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी, अलग की नॉलेज थी। बट यहाँ पे जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं सीज के बारे में, जिसका मतलब क्या है, सीज की अगर हम लोग बात करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब अगर किसी फॉरेन कंपनीज को अगर हम लोग अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी चाहिए जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, मान लीजिए कोई एक जोन है, मान लीजिए इंडिया में ये कोई भी एक जोन है, यहाँ पे के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ये एक स्पेशल जोन बना दी गई है, इकोनॉमिक जोन। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रूल रहेगा, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड गवर्नमेंट की तरफ से करवा दी जाएगी। जैसे यहाँ पे इस क्षेत्र में इंडस्ट्री के लिए जो भी इंडस्ट्री ओपन होंगी, यहाँ पे इंटरेस्ट कम लिया जाएगा, उन पर टैक्स कम इम्पोज किया जाएगा, जो रोड की फैसिलिटीज़ है वो सप्लाई कर दी जाएगी, यानी कि रोड्स यहाँ पे पक्के बनवा दिए जाएंगे, मार्केट्स यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि इसमें एरिया का डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से होना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो यहाँ पे आके अट्रैक्ट होना स्टार्ट करें और अपनी जो कंपनी है अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जारी रखें, जिसका फायदा सीधे किसे हो, अपने नेशन को। तो ये इतना पॉइंट से समझने वाला। अब हम लोग आगे इसके फीचर्स इसके बारे में बात करते हैं कि सेज क्या है। फाइव, रिलैक्सेशन इन टैक्सेस। क्या है कि इसके यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि एक पर्टिकुलर विशेष एरिया होता है जहाँ पे टैक्स में छूट दी जाती है, ऑल ओवर कंट्री में नहीं, किसी एक विशेष स्थान पे। लिबरल लेबर लॉज, यहाँ पे क्या होता है, जो कानून बना होता है मजदूरों के लिए, उसके बारे में कुछ थोड़ी सी छूट दी जाती है। व्हाट है क्या, लोकेशंस, यानी कि ये है क्या, लोकेशंस विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, वाटर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टोरेज, रिक्रिएशन एंड एजुकेशन। यानी कि कहने का सेंस क्या है, जैसे इंडस्ट्री जब कहीं पे लगाई जाती है तो सबसे पहले इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले क्या देखा जाता है कि उस विशेष एरिया में अर्बनाइजेशन बहुत ही जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि शहरीकरण होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है, मान लीजिए कोई कंपनी यहाँ पे खुली है, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च हो रहा है, अब इसके लिए उन्हें वर्कर्स भी चाहिए, जो वर्कर्स आसपास वो बसा लेंगे। अब उन वर्कर्स के जो बच्चे होंगे वो अच्छी एजुकेशन चाहिए, क्योंकि वर्कर्स के बच्चे कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे स्कूल्स की भी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, साथ ही साथ आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, यानी कि जो रॉ मटेरियल आ रहा है, जो फाइनेस्ट गुड्स बन के तैयार होके जा रहा है, उसके आने जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, रोड भी बनवा देगी, पक्का रोड, और साथ ही साथ वाटर सप्लाई, पानी जो हमारी बेसिक नीड है वाटर, उसकी सप्लाई भी यहाँ पे कर दी जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी, तो सीज का मतलब क्या होगी, स्पेशल इकोनॉमिक
इकोनॉमिक जोन ये वो जोन होती है जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाती है, जैसे रोड्स, वाटर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टोरेज, रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन के लिए, ठीक है। रिक्रिएशन क्या हो गया, माइंड फ्रेश करने के लिए, जैसे पार्क्स वगैरह बनवाना, बाकी की चीज़ें, एंड एजुकेशन, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई जाती है। वो एरिया क्या कहलाता है, आपका सेस कहलाता है। नेक्स्ट है हाउ टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इंसर्ट सेटअप प्रोडक्शन यूनिट्स। अब जब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज देखेंगे, फॉरेन कंपनीज देखेंगे कि इस विशेष स्थान पे टैक्सेस भी कम है, बाकी सारी फैसिलिटीज है, तो वो क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी और यहाँ पे वो क्या करेंगे, अपना सेटअप स्टार्ट करेंगे यानी कि लगाएंगे। तो ये पूरा जो पॉइंट है वो किसका हो गया, सीज का हो गया। ये सारा पॉइंट्स आप लोग क्वेश्चन में अपने आंसर में लिख सकते हैं। चलिए, अब ये जो लास्ट का हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन फेयर ग्लोबलाइजेशन, यानी कि सही तरीके से जो वैश्वीकरण हो रहा है उसमें जो गवर्नमेंट है उसका क्या रोल है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो गवर्नमेंट है वो सबसे पहले ये इंश्योर करती है दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, यानी कि जिस भी कंपनी में, जहाँ भी इंडस्ट्री में जो भी इंडस्ट्री लग रही है, चाहे वो फॉरेन इंडस्ट्री हो या लोकल इंडस्ट्री हो या लोकल कंपनीज हो, वहाँ पे ये श्योर किया जाए कि जो लेबर लॉज हैं, यानी कि मजदूरों के लिए जो कानून बने, यानी कि उनकी कितने घंटे ड्यूटी होना चाहिए 24 आवर्स में, उन्हें कितने घंटे ब्रेक मिलना चाहिए, उनके जो लोवेस्ट प्राइस है यानी कि जो मेहनताना है उनको कम से कम कितना पे किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें कौन इंश्योर करता है, वो गवर्नमेंट करती है, चेक करती है इन कंपनीज का। अब साथ ही साथ जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं, कम जिनका इन्वेस्टमेंट होता है, उनको भी सपोर्ट करती, इम्प्रूव करती। कैसे इम्प्रूवमेंट उनका करेगी, मान लीजिए जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, अगर बड़ी विदेशी कंपनी आ जाती है तो उनकी कंपनीज बंद भी हो सकती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल क्या होता है कि ऐसे लोगों को टैक्सेस वगैरह में छूट देती है, लोन ईजिली सप्लाई करवाती है ताकि वो अपने प्रोडक्शन को जारी रखें, कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए ही छूट देती है कौन, गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोजिशन ऑफ ट्रेड बैरियर्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। अब क्या होता है कि जैसे कि अभी हम ट्रेड बैरियर्स के बारे में बात कर रहे हैं, टैक्स वगैरह इम्पोज किया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो हमारे यहाँ के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो उनको लॉस हो रहा है, यहाँ तक कि उनके जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो बंद होने जा रही हैं, तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो ट्रेड बैरियर्स है उसके ज़रिए जो फॉरेन कंपनीज है उनको उनका इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम करती है और साथ ही साथ थोड़ा सा छूट देके जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं उनको आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नेगोशिएट्स एट WTA फॉर फेयर रूल्स एंड कंसेशंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो साथ ही साथ ये भी बताया जाता है समय समय पर WTO द्वारा, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कि जो रूल बनाए गए हैं वो फेयर तरीके से जारी हैं कि नहीं जा रही है, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, वहाँ पे ऑटोमेटिक प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए WTA को जो निर्देश है, दिशा निर्देश है, उसे सही रूप से जारी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट तय किया जाता है। फिर साथ ही साथ अलाइन विद अदर कंट्रीज टू फाइट अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन WTO। अब क्या होता है, WTO के अकॉर्डिंग, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऐसी कंपनीज या ये कह लें ऐसे अलाइन विद अदर कंट्रीज, ऐसी जैसे मान लीजिए किसी एक विशेष कंट्री में एक विशेष टाइप का प्रोडक्ट ही सिर्फ सेल किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, वहाँ पे कोई और कंपनी एंटर ही नहीं कर पा रही है, तो जो WTO है ये सपोर्ट करता है और साथ ही साथ अलाइन यानी कि बहुत सारी कंट्रीज की जो कंपनीज है वो आपस में जुड़ के क्या करती हैं, उस कंट्री में जाके अपना प्रोडक्ट बेच सकती हैं और यहाँ पे कुछ रूल्स या कुछ छूट इन कंपनीज को दी जाती है। तो ये जो आपका डोमिनेशन है ये सिस्टम खत्म होता है यहाँ पे। ये था आपका रोल ऑफ गवर्नमेंट इन फेयर ग्लोबलाइजेशन का, यानी कि सही तरीके से वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ये सारी चीज़ें। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के साथ ही आपके दोनों चैप्टर मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, दोनों चैप्टर आपका इकोनॉमिक का कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।